दोस्तों, मेरे पीछे लाल किला बन रहा है। आइए देखते हैं लाल किले के निर्माण की पूरी कहानी। तो पूरा वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वक्त इस दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे क्रूर कहानीकार है। वक्त ने अपनी आंखों से न जाने कितने साम्राज्यों को बनते संवरते और फिर खाक में मिलते हुए देखा है। अगर दिल्ली की जमीन पर खड़ा होकर वक्त से पूछा जाए कि उसने इस शहर का सबसे सुनहरा और सबसे खौफनाक दौर कहाँ देखा है, तो उसकी उंगली लाल बलुआ पत्थर से बनी एक विशाल और भव्य इमारत की तरफ उठेगी, जिसे आज की दुनिया लाल किला के नाम से जानती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस इमारत को हम लाल किला कहते हैं, उसका यह नाम कभी था ही नहीं। यह नाम तो बहुत बाद में अंग्रेजों की देन है, जिन्होंने इसकी लाल दीवारों को देखकर इसे यह नाम कहना शुरू कर दिया। इसका असली नाम तो किला ए मुबारक था, जिसका मतलब होता है एक भाग्यशाली या पवित्र किला। और इसकी कहानी शुरू होती है एक ऐसे बादशाह के ख्वाब से जिसे पत्थरों में जान फूंकने का शौक था, मुगल बादशाह शाहजहां। बात 1630 के दशक की है। मुगल साम्राज्य की राजधानी उस वक्त आगरा हुआ करती थी। आगरा शहर अपनी तंग गलियों, बढ़ती आबादी और गर्मियों में झुलसा देने वाली गर्मी से परेशान था। शाहजहां, जो अपनी कला और वास्तुकला के प्रेम के लिए जाने जाते थे, उनका मन आगरा से भर चुका था। उन्हें एक ऐसे शहर की तलाश थी जहां वो अपने सपनों की दुनिया बसा सकें। और फिर उनकी नजर गई यमुना के किनारे बसी एक पुरानी जमीन पर, दिल्ली। शाहजहां ने तय किया कि मुगलों का तख्त अब आगरा से दिल्ली जाएगा। 1638 में उन्होंने दिल्ली में एक नया शहर बसाने का हुक्म दिया, जिसे नाम दिया गया शाहजहानाबाद, जिसे आज हम पुरानी दिल्ली कहते हैं। और इसी शहर के बिल्कुल बीचों बीच यमुना नदी के ठीक किनारे नींव रखी गई दुनिया के सबसे आलीशान किले की, किला ए मुबारक की। इस किले को बनाने में पूरे 10 साल का वक्त लगा। उस्ताद अहमद लाहौरी, जिन्होंने ताजमहल का खाका तैयार किया था, उन्हीं के हाथों इस किले का नक्शा भी खींचा गया। 1648 में जब यह किला पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ, तब शाहजहां दिल्ली में नहीं बल्कि अफगानिस्तान के काबुल में थे। जैसे ही उन्हें यह पैगाम मिला कि उनका सपनों का किला तैयार है, वो बिना कोई वक्त गंवाए दिल्ली की तरफ चल पड़े। इस भव्य किले की बनावट में जो सबसे खास चीज थी, वो थे इसके दरवाजे। लाल किले के 2 सबसे मुख्य प्रवेश द्वार हैं, दिल्ली दरवाजा और लाहौरी दरवाजा। दिल्ली दरवाजा वह द्वार था जहां से निकलकर शाहजहां अक्सर जुमे की नमाज अदा करने जामा मस्जिद जाया करते थे। लेकिन किले का सबसे अहम और शाही दरवाजा था लाहौरी दरवाजा। इसका नाम लाहौरी इसलिए पड़ा क्योंकि इसका मुंह लाहौर शहर की तरफ खुलता था। मुगलों के द्वार में आगरा, दिल्ली और लाहौर, ये तीनों शहर सत्ता के सबसे बड़े केंद्र थे। लेकिन आज जब आप लाहौरी दरवाजे को चांदनी चौक की तरफ से देखते हैं, तो आपको दरवाजा सीधा नजर नहीं आता, बल्कि उसके आगे एक बड़ी सी दीवार नजर आती है। यह दीवार शाहजहां ने नहीं बनवाई थी, इसे बनवाया था उनके बेटे और मुगल बादशाह औरंगजेब ने। औरंगजेब को लगता था कि लाहौरी दरवाजे से बाहर खड़ा होकर कोई भी आसानी से किले के अंदर की हलचल, यहाँ तक कि दीवान ए आम को देख सकता है। किले की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए उसने दरवाजे के ठीक आगे एक घुमावदार दीवार खड़ी कर दी। उस वक्त शाहजहां अपने ही बेटे औरंगजेब द्वारा आगरा के किले में कैद थे। जब उन्हें पता चला कि औरंगजेब ने लाहौरी दरवाजे के आगे दीवार खड़ी कर दी है, तो उन्होंने भारी मन से औरंगजेब को एक खत लिखा था। उस खत में शाहजहां के अल्फाज कुछ यूं थे, बेटे, तुमने यह दीवार खड़ी करके किले को सुरक्षित नहीं किया है, बल्कि तुमने किले रूपी दुल्हन के चेहरे पर घूंघट डाल दिया है। इसी वजह से इतिहास में इस दीवार को घूंघट वाली दीवार भी कहा जाता है। विडंबना देखिए, जिस दीवार को एक मुगल बादशाह ने सुरक्षा के लिए बनवाया था, उसी दीवार की प्राचीर से आजादी के बाद 15 अगस्त 1947 को आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार तिरंगा फहराया था। जैसे ही आप लाहौरी दरवाजे से किले के अंदर कदम रखते हैं, आपके सामने मुगलों का एक अलग ही संसार खुल जाता है। अंदर जाते ही जो सबसे पहली जगह आती है, वह है छत्ता बाजार, जिसे मीना बाजार भी कहा जाता है। शाहजहां ने यह बाजार खास तौर पर अपनी बेगमों और शाही परिवार की औरतों के लिए बनवाया था। अरब, फारस और तुर्की से बड़े बड़े व्यापारी यहाँ रेशम, कीमती पत्थर, इत्र और जेवरात लेकर आते थे। यह छत से ढका हुआ एक ऐसा अद्भुत बाजार था जो आज भी 350 सालों बाद अपनी उसी जगह पर मौजूद है, जहां आज सैलानी अपनी यादों के लिए सामान खरीदते हैं। छत्ता बाजार की रंगीनियों को पार करते ही आप एक खुली जगह पर आते हैं और आपके सामने खड़ी होती है एक और शानदार लाल इमारत, नौबत खाना। नौबत खाना यानी वह जगह जहां शाही शहनाई और नगाड़े बजते थे। दिन में 5 बार यहां अलग अलग धुनों में नौबत बजाई जाती थी, जो शहर के लोगों को वक्त का अंदाज देती थी। जब भी कोई बड़ा शाही मेहमान या खुद बादशाह किले में आते थे, तो इसी नौबत खाने से नगाड़ों की गूंज पूरी दिल्ली में यह ऐलान कर देती थी
कि शहंशाह तशरीफ ला रहे हैं। यह वही नौबत खाना है जहां बाद के मुगल काल में सत्ता के खूनी खेल खेले गए और जहां बादशाह जहांदार शाह और फर्रुखसियर का कत्ल किया गया था। नौबत खाने की खूनी और संगीतमय दहलीज को पार करते ही आपके सामने एक विशाल और खुला हुआ प्रांगण आता है। यह वह जगह थी जहां मुगल सल्तनत की आवाज गूंजा करती थी। लाल बलुआ पत्थर के भव्य और नक्काशीदार खंभों पर टिका यह मंडप दीवान ए आम कहलाता है। नाम से ही स्पष्ट है कि यह वह दरबार था जहां एक आम इंसान, एक फकीर या एक किसान भी अपने बादशाह के सामने अपनी फरियाद लेकर आ सकता था। दीवान ए आम के बिल्कुल बीचों बीच दीवार के साथ सटा हुआ संगमरमर से बना एक बेहद खूबसूरत और ऊंचा झरोखा सिंहासन है। जब शाहजहां या मुगले आजम यहाँ बैठते थे तो उन्हें पूरे दरबार का साफ नजारा दिखता था। इस भव्य सिंहासन को नशेमन ए जिल ए इलाही कहा जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ है धरती पर ईश्वर की परछाई का निवास। मुगल बादशाह खुद को खुदा का नुमाइंदा मानते थे और यह सिंहासन उसी रुतबे का प्रतीक था। इस ऊंचे सिंहासन के ठीक नीचे संगमरमर का एक शानदार चबूतरा रखा हुआ है। यह वह जगह थी जहां वजीर ए आजम प्रधानमंत्री खड़े होकर आवाम की अर्जियां जोर जोर से पढ़ते थे और बादशाह सलामत ऊपर बैठकर अपना फैसला सुनाते थे। लेकिन दीवान ए आम के इस सिंहासन की सबसे अद्भुत चीज है इसके पीछे की दीवार। अगर आप कभी करीब से गौर करें तो इस काले संगमरमर की दीवार पर रंग बिरंगे कीमती पत्थरों को तराशकर बनाई गई एक ऐसी चित्रकारी है जिसकी मिसाल उस दौर में पूरी दुनिया में नहीं मिलती थी। पत्थरों के अंदर पत्थर जड़ने की इस नायाब कला को परचिनकारी कहा जाता है। इस बेमिसाल नक्काशी को एक मशहूर विदेशी कलाकार ने अपने हाथों से उकेरा था। इस दीवार पर पक्षियों, फूलों और यूनानी देवता की आकृतियां इतनी सजीव हैं कि लगता है जैसे पत्थर अब भी बोल पड़ेंगे। दीवान ए आम की इस आम दुनिया से निकलकर जब हम किले के और अंदरूनी हिस्सों की तरफ बढ़ते हैं तो वास्तुकला पूरी तरह बदल जाती है। लाल पत्थरों की जगह अब सफेद चमकता हुआ संगमरमर ले लेता है। यह मुगल साम्राज्य का सबसे सुरक्षित और खास इलाका था। दीवान ए खास, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यह बादशाह का वह निजी और शाही दरबार था जहां आवाम को आने की इजाजत नहीं थी। यहाँ केवल बादशाह के सबसे खास मंत्री, अमीर उमरा, रणनीतिकार, सेनापति और विदेशी मेहमान ही कदम रख सकते थे। दीवान ए खास की भव्यता का अंदाज आप इस बात से लगा सकते हैं कि किसी जमाने में इस पूरे महल की छत लकड़ी या पत्थर की नहीं बल्कि ठोस चांदी की बनी हुई थी। इसकी सफेद संगमरमर की दीवारों पर सोने का पानी चढ़ा था और फूल पत्तियों की बनावट में असली माणिक, नीलम पन्ना और पुखराज जैसे बेशकीमती रत्न जड़े थे। आज वहाँ दीवारों पर केवल वो खाली निशान और गड्ढे बचे हैं जिन्हें बाद में लुटेरों ने खुरच कर निकाल लिया था। इसी दीवान ए खास के बिल्कुल बीचों बीच रखा जाता था दुनिया का सबसे महंगा, सबसे आलीशान और सबसे चर्चित सिंहासन, तख्त ए ताऊस, जिसे दुनिया मयूर सिंहासन के नाम से जानती है। यह सिर्फ बैठने की जगह नहीं थी, यह मुगलों की अकूत दौलत का सबसे बड़ा सबूत था। शुद्ध सोने, चांदी और अनगिनत हीरे जवाहरात से बनी इस मसनद को बनाने में उस दौर में करोड़ों रुपए खर्च हुए थे। इस सिंहासन के ऊपरी हिस्से पर हीरे मोतियों से जड़े 2 मोर बने हुए थे और इसी तख्त ए ताऊस के ठीक बीच में जड़ा था मुगल सल्तनत का सबसे बड़ा गुरूर और दुनिया का सबसे नायाब हीरा कोहिनूर। जब बादशाह शाहजहां अपने शाही लिबास में इस तख्त पर बैठते थे तो उनके मुकुट और सिंहासन की चमक से पूरा दीवान एक खास रोशन हो उठता था। लेकिन वक्त की सुइयां हमेशा एक सी नहीं रहती। जिस महल ने दौलत और शानो शौकत का चरम देखा था, उसने बर्बादी का वो खौफनाक मंजर भी देखा जिसकी कल्पना मुगलों ने ख्वाब में भी नहीं की थी। साल था 1739। ईरान का खूंखार बादशाह नादिर शाह मुगलों की कमजोरी और लाल किले की दौलत की महक सूंघता हुआ दिल्ली आ पहुंचा। उसने दिल्ली की सड़कों पर ऐसा खून खराबा मचाया कि यमुना का पानी लाल हो गया। जब नादिर शाह दीवान ए खास में दाखिल हुआ तो तख्त ए ताऊस को देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। नादिर शाह ने दीवान ए खास को बेरहमी से लूटा और लौटते वक्त अपने साथ दुनिया का सबसे बड़ा खजाना तख्त ए ताऊस और कोहिनूर हीरा ईरान ले गया। जो तख्त मुगलों की सबसे बड़ी पहचान था, उसे ईरान ले जाकर टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। इतिहासकार बताते हैं कि बाद में उस ऐतिहासिक मयूर सिंहासन के एक टूटे हुए निचले हिस्से को ईरान के तेहरान के एक संग्रहालय में आखिरी बार देखा गया था। दीवान ए खास की दौलत भले ही लुट गई हो, चांदी की छतें उखड़ गई हों और कोहिनूर छीन लिया गया हो, लेकिन इसकी दीवारों पर उकेरी गई कुछ लाइनें आज भी इसकी खोई हुई जन्नत की गवाही देती हैं। दीवान ए खास के मेहराबों पर फारसी भाषा में वे मशहूर पंक्तियां आज भी मौजूद हैं जिन्हें महान सूफी संत और कवि अमीर खुसरो ने कभी कश्मीर के लिए कहा था, लेकिन शाहजहां को वे इतनी पसंद आईं कि उन्होंने इसे अपने इस महल में लिखवा दिया। अगर फिरदौस बर्रुए जमीन अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त, अर्थात अगर इस धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है और बस यही है।
भले ही आज वो कोहिनूर जड़ा तख्त न रहा हो, लेकिन जब आप उन सफेद संगमरमर के मेहराबों के बीच खड़े होकर इन लाइनों को पढ़ते हैं तो एक पल के लिए आप मुगलों के उस वैभवशाली दौर में पहुंच जाते हैं जहां सचमुच धरती का स्वर्ग इसी लाल किले के अंदर बसता था। दीवान ए खास की उस जन्नती और चकाचौंध से भरी दुनिया से जब हम लाल किले के और भी अंदरूनी और नितांत निजी हिस्सों की तरफ बढ़ते हैं तो वास्तुकला एक अलग ही रंग में रंग जाती है। इस्लामिक वास्तुकला में जन्नत का तस्वुर बिना बहते हुए पानी और बगीचों के अधूरा माना जाता है। शाहजहां जो बेहतरीन काम के मुरीद थे, उन्होंने अपनी इस दिल्ली की जन्नत में जान फूंकने के लिए एक ऐसी नहर का निर्माण करवाया जो लाल किले के महलों के ठीक बीचों बीच से होकर गुजरती थी। इसे नाम दिया गया नहर ए बहिश्त, यानी स्वर्ग की नहर। यह कोई आम पानी की नाली नहीं थी। यमुना नदी के पानी को एक खास तकनीक से लाल किले के अंदर लाया गया था। यह नहर ए बहिश्त संगमरमर से बने महलों के फर्श के बीच से खूबसूरत फव्वारों और फूलों की क्यारियों को चूमते हुए गुजरती थी। दिल्ली की झुलसा देने वाली गर्मियों में जब यह ठंडा पानी महलों के अंदर बहता था तो पूरे महल की आबो हवा वातानुकूलित हो जाती थी। पानी के बहने की वह मधुर कलकल आवाज और फव्वारों से उठती खुशबू महलों के अंदर मानो जादू कर देती थी। नहर ए बहिश्त का पानी सबसे पहले जिस शानदार महल से होकर गुजरता था वो था मुगल हरम का सबसे रंगीन और खूबसूरत हिस्सा, रंग महल। नाम के ही अनुरूप यह रंगों का महल शाहजहां ने अपनी खास बेगमों, शहजादियों और शाही परिवार की औरतों के लिए बनवाया था। इस महल के बीचों बीच संगमरमर का एक बेहद खूबसूरत कमल के आकार का फव्वारा था, जिसमें जब नहर ए बहिश्त का पानी गिरता था तो वह किसी खिले हुए फूल सा लगता था। रंग महल की छतों और दीवारों पर शीशे और बेशकीमती पत्थर इस तरह जड़े गए थे कि रात के वक्त जब यहाँ मोमबत्तियां जलाई जाती थीं, तो पूरा महल तारों भरे आसमान की तरह झिलमिला उठता था। लेकिन वक्त का सितम देखिए, जिस रंग महल में कभी मुगल शहजादियों की पायलों की झंकार गूंजती थी और इत्र की महक हवाओं में तैरती थी, 1857 के गदर के बाद जब अंग्रेजों ने लाल किले पर कब्जा किया तो उन्होंने इस नायाब महल को अपनी सेना की रसोई में तब्दील कर दिया। उन क्रूर सैनिकों ने दीवारों पर जड़े सारे कीमती पत्थर और शीशे खुरच कर निकाल लिए और उस जन्नती महल की दीवारों को धुएं से काला कर दिया। रंग महल के ठीक बगल में एक और शानदार इमारत खड़ी है जिसका नाम है मुमताज महल। शाहजहां ने इस महल का नाम अपनी सबसे महबूब बेगम मुमताज महल की याद में रखा था, जिनकी मौत इस किले के बनने से कई साल पहले ही हो चुकी थी। मुमताज महल भी शाही औरतों का ही निवास स्थान था। यहाँ की निजता इतनी सख्त थी कि मुगल बादशाह और कुछ खास शहजादों के अलावा परिंदा भी यहाँ पर नहीं मार सकता था। लेकिन इस महल की तकदीर में भी एक गहरा दर्द लिखा था। जिस महल को प्यार की निशानी के तौर पर बनाया गया था, अंग्रेजों ने उसे ही एक खौफनाक कारागार में बदल दिया था। आजादी की लड़ाई में न जाने कितने ही क्रांतिकारियों ने इन संगमरमर की दीवारों के पीछे बेड़ियां पहनी थीं। शाही औरतों के इन महलों के पास ही मुगल बादशाह का अपना सबसे निजी और खास महल था, जिसे खास महल कहा जाता था। यह शाहजहां का अपना निजी महल था, जिसके 3 मुख्य हिस्से थे। पहला था तस्बीह खाना, जहां बैठकर बादशाह अपने खुदा की इबादत करते थे, तस्बीह माला पढ़ते थे। दूसरा कमरा था ख्वाबगाह, यानी सपनों का घर, जो मुगल बादशाह का निजी शयन कक्ष था। और तीसरा हिस्सा था बड़ी बैठक, जहां बादशाह अपनी फुर्सत की घड़ियों में आराम फरमाते थे और अपने सबसे करीबियों के साथ वक्त बिताते थे। इमारतों की इन भूल भुलैया से निकलकर जब आप किले के उत्तरी हिस्से में जाते हैं तो वहाँ मुगलों का एक विशाल और जन्नत नशीन बगीचा हुआ करता था, जिसे हयात बख्श बाग कहा जाता था। फारसी में हयात बख्श का मतलब होता है जिंदगी देने वाला बाग। आज भले ही वहाँ सिर्फ घास के खाली मैदान बचे हैं, लेकिन एक दौर था जब यहाँ रंग बिरंगे और खुशबूदार फूलों के गलीचे बिछे रहते थे और बीच बीच में फव्वारे नाचते थे। इसी हयात बख्श बाग के दोनों सिरों पर 2 बिल्कुल एक जैसी दिखने वाली संगमरमर की इमारतें मंडप आमने सामने खड़ी हैं। लाल किले के पूरे इतिहास में इन 2 इमारतों का नाम सबसे अनोखा है। मुगल दौर में जहां हर इमारत का नाम फारसी भाषा में रखा गया था, जैसे दीवान ए आम नौबत खाना, वहीं इन 2 इमारतों का नाम शुद्ध हिंदी या हिंदुस्तानी महीनों के नाम पर रखा गया, सावन और भादो। क्या आप जानते हैं कि इनका यह नाम क्यों पड़ा? मुगलों को बारिश के मौसम से बेइंतहा मोहब्बत थी। सावन और भादो मानसून के वो 2 महीने हैं जब भारत में झमाझम बारिश होती है। इन दोनों मंडपों के अंदर एक ऐसा जादुई जल प्रणाली बनाया गया था कि जब नहर का पानी छत से होकर नीचे गिरता था तो ऐसा लगता था मानो सावन और भादों की मूसलाधार बारिश हो रही हो। जब असली बारिश नहीं होती थी तब भी शाही परिवार के लोग
सावन और भादो मंडप में बैठकर कृत्रिम बारिश का लुत्फ उठाते हुए जन्नत का एहसास करते थे। सावन और भादों के उन हसीन और रोमानी मंडपों से जब हम आगे बढ़ते हैं तो लाल किले की दास्तान अपने सबसे दर्दनाक और आखिरी पड़ाव पर पहुंच जाती है। हयात बख्श बाग के ही पास पानी के एक छोटे से तालाब के बीचों बीच लाल बलुआ पत्थर से बना एक छोटा सा महल खड़ी है जफर महल। यह कोई आम इमारत नहीं है, यह मुगल सल्तनत के बुझते हुए चिराग की आखिरी लौ थी। इस महल को मुगलों के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर ने साल 1842 में बनवाया था। लाल किले के लगभग 200 सालों के निर्माण इतिहास में यह किसी भी मुगल बादशाह द्वारा बनवाई गई आखिरी इमारत थी। इसके बाद मुगलों के पास न तो इतना पैसा बचा था और न ही इतनी ताकत कि वो पत्थरों में अपनी दास्तान लिखवा सके। किले के पिछले हिस्से में एक ऐसा रहस्यमयी और खुफिया दरवाजा भी मौजूद था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसे यमुना दरवाजा कहा जाता था। यह दरवाजा सीधा यमुना नदी की उफनती लहरों की तरफ खुलता था। इसी खुफिया दरवाजे से लगकर मुगल बादशाह की शाही और भव्य नाव खड़ी रहती थी। जब भी शहंशाह को दिल्ली की भीड़ भाड़ से दूर आगरा या लाहौर के सफर पर निकलना होता था तो वो हाथी घोड़ों की बजाय इसी दरवाजे से अपनी शाही नाव पर सवार होकर पानी के रास्ते निकल जाया करते थे। लाल किले की विशाल प्राचीर से सटा हुआ ही एक और बेहद प्राचीन और खुरदुरा किला मौजूद है जिसे सलीमगढ़ का किला कहा जाता है। यह किला लाल किले से भी पुराना है। इसे शेर शाह सूरी के बेटे सलीम शाह सूरी ने 1546 में बनवाया था। मुगलों ने यमुना नदी के ऊपर एक पुल बनवाकर अपने लाल किले को इस पुराने सलीमगढ़ के किले से जोड़ा दिया था। लेकिन वक्त का पहिया हमेशा मुगलों के हक में नहीं घूमा। 1857 की आजादी की पहली महान बगावत ने लाल किले की तकदीर और तस्वीर दोनों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जब अंग्रेजों ने आखिरकार दिल्ली और इस किले पर कब्जा किया तो उन्होंने इसकी मुगल रूह को ही छलनी कर दिया। लाल किले के अंदर एक बेहद खूबसूरत और तिलिस्मी बाग हुआ करता था, महताब बाग, जिसका मतलब होता है चांदनी रात का बगीचा। अंग्रेजों ने अपनी नफरत में इस हसीन बगीचे को बेरहमी से उजाड़ दिया। फूलों और फव्वारों की जगह उन्होंने अपनी फौज के रहने के लिए भद्दी लाल ईंटों वाली नीरस इमारतें खड़ी कर दी। इन इमारतों को सैनिक कक्ष कहा जाता है। आज जब आप लाल किले में मुगल वास्तुकला की बारीक और रेशमी नक्काशी के ठीक सामने अंग्रेजों की बनाई इन चौकोर अंग्रेजी वास्तुकला की इमारतों को देखते हैं तो दोनों के बीच का अंतर चीख चीख कर मुगलों के पतन और अंग्रेजों के जुल्म की गवाही देता है। अंग्रेजों ने लाल किले के लगभग 80% शाही महलों और बगीचों को नष्ट कर दिया था, लेकिन लाल किले के इतिहास का सबसे स्याह और रुला देने वाला दिन वह था जब इसी किले के अंदर, जहां कभी मुगल बादशाहों का एक इशारा पूरी दुनिया का कानून हुआ करता था, वहीं भारत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर को एक मुजरिम की तरह खड़ा किया गया। अंग्रेजों ने उन पर 1857 की क्रांति का सरगना होने का मुकदमा चलाया। विडंबना देखिए, जिस दीवान खास पर बैठकर उनके पुरखे शाहजहां और औरंगजेब दुनिया भर के बादशाहों का इस्तकबाल करते थे, उसी महल में 82 साल के बूढ़े जफर को उनके ही वतन में देशद्रोही करार दे दिया गया। सजा के तौर पर अंग्रेजों ने इस बूढ़े बादशाह को काले पानी की सजा देकर हिंदुस्तान से निकाल दिया और पड़ोसी देश के रंगून शहर में कैद कर दिया। एक बादशाह जिसके पुरखों ने इस महान देश पर सदियों तक राज किया, उसे अपनी आखिरी सांसें एक अनजान देश की सीलन भरी कोठरी में लेनी पड़ी। रंगून की उसी कैद में अपनी मौत का इंतजार करते हुए जब शायर बहादुर शाह जफर की आंखों के सामने दिल्ली और लाल किले का अक्स उभरा तो उनके आंसू छलक पड़े। उन्होंने अपनी आखिरी गजल में अपने टूटे हुए दिल का दर्द इन अमर पंक्तियों में पिरो दिया। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी न मिली को। ए यार में, यानी ए जफर तू कितना बदनसीब है कि तुझे मरने के बाद दफनाने के लिए अपने महबूब वतन की मिट्टी में 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। यह लाल किला सिर्फ ईंट गाड़े और लाल पत्थरों से बनी कोई बेजान इमारत नहीं है। अगर इस किले ने मुगल सल्तनत के उस चमकते हुए सूरज को आसमान की बुलंदियों को छूते देखा है तो इसने उसी सूरज को अपनी ही आंखों के सामने बेबस होकर डूबते हुए भी देखा है। सत्ता के खूनी संघर्षों से लेकर नादिर शाह की लूट और आजादी की लड़ाई तक लाल किला न जाने कितने तूफानों का इकलौता और खामोश गवाह है। इसके इसी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को पूरी दुनिया के सामने झुककर सलाम करने के लिए साल 2007 में अंतर्राष्ट्रीय धरोहर संस्था ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया। आज जब हम 15 अगस्त को इस किले की प्राचीर पर आजाद भारत का तिरंगा शान से लहराते हुए देखते हैं तो उन लाल दीवारों में दफन इतिहास की अनगिनत कहानियां खामोशी से हमें देख रही होती हैं और मानो कह रही होती हैं, वक्त से बड़ा कोई शहंशाह नहीं होता।